25 बड़ी खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। गैस की किल्लत पर क्या जानबूझकर पैनिक क्रिएट किया जा रहा है? क्या काला बाजारी कर मुनाफा कमाने का मौका ढूंढा जा रहा है? क्या सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिश हो रही है, या वाकई में तेल गैस का संकट देश में है? अगर संकट है भी तो इस समय मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की वजह से क्राइसिस तो पूरी दुनिया में है, फिर इस पर सियासत क्यों हो रही है? दुनिया समंदर में इस जंग से सप्लाई चेन को लेकर प्रभावित है, संकट में है, फिर भारत में इस पर सियासी गदर क्यों? हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद डिबेट करें। अमेरिका ईरान जंग का 14वां दिन, जंग खत्म होने के आसार तो नहीं दिख रहे। दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस गंभीर होता जा रहा। भारत में भी गैस को लेकर पैनिक बढ़ता जा रहा। शहर शहर लोगों की लंबी कतार है। ब्लैक मार्केटिंग की भी तस्वीरें सामने आ रही। सरकार कह रही है पैनिक विरोधी क्रिएट कर रहे हैं। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने सपा नेता अब्दुल रेहान के घर पर बड़ी कार्रवाई की। एक घर से एलपीजी के 32 सिलेंडर जब्त किए गए। जब्त सिलेंडर में 18 भरे हुए मिले। उधर कर्नाटक के यादगिरी में खाद्य विभाग ने छापेमारी करते हुए एक होटल से 46 डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर को जब्त किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 117 घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर को बरामद किया, जिससे अवैध तरीके से स्टोरेज किया गया था। बीजेपी कह रही है कालाबाजारी में सपा और कांग्रेस के नेता संलिप्त हैं और पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। मित्रों, एक बात तो स्पष्ट सामने दिखाई दे रही है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों का एलपीजी मतलब लाइज, पैनिक एंड गोल पोस्ट शिफ्टिंग। पर ये कर क्यों रहे हैं? अभी मैंने प्रमाण डाला कि कैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने राष्ट्रीय चैनल पर दुनिया के सामने झूठ बोला कि मुझे सिलेंडर नहीं मिला, जबकि वो सिलेंडर उनको 24 घंटे के अंदर मिल गया था। तो क्यों ये झूठ बोलकर भ्रम फैलाया जा रहा है, पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, जबकि 2.5 दिन में फुलफिलमेंट हो रही है सबकी रिक्वायरमेंट की डोमेस्टिकली? तो सवाल है कि क्या वाकई आपदा में अवसर तलाशते हुए विपक्ष पैनिक क्रिएट कर रहा? लेकिन सच तो है कि लोग परेशान हैं। चंडीगढ़ में एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिलने से लोग परेशान होकर घंटों लाइन में लगे दिखे। यहाँ तक कि सिलेंडर पाने के लिए एक महिला रोती हुई दिखाई दी। माता जी, क्यों रो रही हैं आप? मेरा बच्चा भूखे है 2 दिन से, तो मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं, आप बताओ। सिलेंडर खत्म है। मैं बीपी शुगर का मरीज हूँ, मैं नहीं खाना खाती तो मेरे को चक्कर आता है, मैं क्या करूं, आप बताओ। महाराष्ट्र के धुले में गैस सिलेंडर को लेकर बवाल हुआ। परेशान लोगों ने पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। उधर इंडक्शन और लोहे के चूल्हे भी लोग खरीद रहे हैं। यूपी के सहारनपुर से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। वाराणसी में भी हालात ऐसे ही हैं। यहाँ भी चूल्हे की दुकान पर लोगों की भीड़ है। लोग परेशान है तो लोगों की परेशानी को सरकार समझ भी रही। सरकार उपायों के लिए युद्ध स्तर पर लगी है। पीएम मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति से टेलीफोन पर बातचीत की। विदेश मंत्री जयशंकर लगातार ईरान के विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं। विपक्ष को इसमें भी कमी दिख रही। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं पीएम ने जंग के 12वें दिन ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है। तो सवाल उठता है कि कूटनीति में देश हित के लिए कब क्या करना है वो प्रधानमंत्री और सरकार तय करते हैं। इस पर सवाल उठाना क्या बेवजह सियासी माइलेज लेने का बहाना नहीं? 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ है। कितने दिनों बाद बात की? 12 दिन बाद। 12 दिन बाद कोई कंडोलेंस दिया जाता है? ये तो इमीडिएट रिएक्शन आना चाहिए था प्रधानमंत्री जी का। ईरान अपना देश दोस्त देश रहा है। कभी ईरान ने देश के हितों के खिलाफ काम नहीं किया है, भारत के हितों के खिलाफ कभी काम नहीं किया है। ये तो सोचना चाहिए। लेकिन वो इजराइल अमेरिका के प्रेम में अपने दोस्तों को गंवाते जा रहे हैं, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। विपक्ष सरकार की इस कोशिश को नाकाफी मान रही। विपक्ष का आरोप है कि सरकार में क्लियरिटी की कमी है। Cylinder can only be logged as delivered when the consumer confirms receipt through a one-time code on their registered mobile, making undocumented diversion effectively impossible to conceal. A 25-day minimum booking period has been introduced as a demand management measure in urban areas and 45 days in rural. पैनिक क्रिएट नहीं कर रहे हैं। सरकार से पूछा जा रहा है कि सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि जो वीडियोस सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे हैं और जहां न्यूज़ के माध्यम से भी सामने आ रहे हैं, वहां दिखने को मिल रहा है कि लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। जिनके घरों में शादियां हैं, उनको चूल्हे जला के अपने बारातियों के लिए खाना बनाना पड़ रहा है। तो सरकार समझे कि दिक्कत है और इसे सुलझने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखे। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन भी तेल और गैस की कमी को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी के लोग जनता का जवाब देने की बजाय अंडरग्राउंड हो गए। क्यों न लोगों के बीच आकर सच्चाई का सामना कर रहे हैं।
समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला। इकरा ने कहा कि जिस तरीके से पीएम लापता है उसी तरह सिलेंडर और गैस भी लापता है। हिंदू मुस्लिम देश में है, इन्होंने जो बीज बो रखे हैं देश में हिंदू मुस्लिम के, वही ये अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी दिखाना चाह रहे हैं। तो ये गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय में सरकार को बहुत ज़रूरी है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को सुधारे। एक और सरकार गैस की किल्लतों को नकार रही, दूसरी ओर पाबंदियां लगाई जा रही। शहरों में 25 दिन का नियम है, गांवों में 45 दिन का नियम लागू किया जा चुका है। हॉर्मुज के बंद होने से तेल गैस की सप्लाई परिस्थितियां बदली हैं। सरकार की कोशिश है कि तेल आयात के दूसरे विकल्पों से कमी तो पूरी की ही जाए, साथ ही हॉर्मुज में फंसे अपने जहाज भी निकाल लिए जाए। लेकिन विपक्ष का ध्यान सियासी शतरंज की गोटियां सेट करने और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग पर ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं, ये बताते हुए कि सरकार ने आज क्या स्थिति है देश में, इसको लेकर आज बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग की और कहा कि फिलहाल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, देश में पर्याप्त भंडार है तेल और गैस का। हालांकि एलपीजी को लेकर कंसर्न जरूर है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से लोग पीएनजी कनेक्शन पर ज्यादा जोर दें, यह जरूर कहा गया। राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता जुड़ रही हैं हमारे साथ। अब से थोड़ी देर में करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, फराज किदवई जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, निखिल जैन पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस की ओर से पक्ष रखते हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित हैं टीएमसी के नेता और प्रवक्ता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत निखिल जैन आपसे करता हूं। ये कई सारी खबर आ गई, तमिलनाडु से कहीं, फिर इधर यूपी में भी किन्हीं सपा नेता का नाम आ रहा है कालाबाजारी में। देखिए, काला बाजारी करने वाले लोग हर पार्टी विशेष से मिल जाएंगे। काला बाजारी से ज्यादा बड़ी दिक्कत अभी ये है कि सप्लाई नहीं है। सरकार अपने सर पे ताकि भांडा ना फूटे तो काला बाजारी के नाम करने लग गई है। हमें समझना है कि एलपीजी किस तरीके से, एलपीजी का सिस्टम पिछले कुछ सालों में बदल चुका है। अब आप डायरेक्टली एलपीजी मंगा सकते हो, तो कोई मंगा के कोई 150 सिलेंडर एलपीजी के अपने पास नहीं इकट्ठा कर सकता। अगर कर रहा है तो वो सिस्टम में कोई एक लूपहोल है, सरकारी सिस्टम से उसे मदद मिल रही है। तो अगर यूपी में समाजवादी पार्टी का, हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूं, अगर यूपी में समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता अगर कालाबाजारी कर रहा है तो उसमें जितनी उस नेता की गलती है ना, उससे बहुत ज्यादा बीजेपी के शासन की गलती है। सरकार ये कालाबाजारी के आरोप लगा के सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों से ध्यान भटकाना चाहता है कि अगर हमने अपनी कूटनीति में स्वायत्तता रखी होती, हमने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखी होती, तो हमारे ईरान से रिश्ते अच्छे बरकरार होते जो दशकों से रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ईरान से रिश्ते बिगड़ गए। यही होता है आपदा में अवसर तलाशना। निकल जाए, आपको कैसे लग रहा है ईरान से रिश्ते बिगड़ गए? कल प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की, ईरान के राष्ट्रपति ने भारत के स्टैंड पर तारीफ भी की। भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों की 4 बार बातचीत हो चुकी है, 4 बार बातचीत हो चुकी है। आपको यह लग रहा है कि ईरान से रिश्ते बिगड़ गए क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स को सूट करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करा है तो वो चाइनीज और रशियन शिप्स को जाने दे रहे हैं, लेकिन इंडियन शिप्स को नहीं जाने दे रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं निखिल जाए, अभी आप कह रहे थे रिश्ते खराब हो गए, अब आप कह रहे हैं जाने नहीं दे रहा है। और यही तो कह रहा हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जब ईरान ने ब्लॉक कर रखा है, भारत के लिए आने वाले शिप्स को ईरान आने नहीं दे रहा, लेकिन चाइना और रशिया के लिए आने जाने वाले शिप्स को जाने दे रहा है ईरान। क्यों? क्योंकि चाइना और रशिया ने अपना रिलेशनशिप ईरान के साथ बरकरार रखा, लेकिन हमने अपनी कूटनीति की स्वायत्तता डोनाल्ड ट्रंप के हाथों बेच दी है। हमने अपनी विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल और इन सब के हाथों बेच दी है। इसलिए देश आज संकट में है। हमें क्या जरूरत थी अमेरिका और इजरायल के पक्ष में दिखने की? और एक और चीज मैं बोल दूं, तो क्या बातचीत की होगी आपके हिसाब से? कल प्रधानमंत्री ने क्या बातचीत की होगी ईरान के राष्ट्रपति से? प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके खुद बताया कि किस तरीके से उन्होंने क्या बातचीत की होगी। मैं बता देता हूं, प्रधानमंत्री ने खुद बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बताया है कि मैंने अपनी चिंता व्यक्त करी ईरान के प्रेसिडेंट से कि आप एस्केलेशन मत करिए, ये रीजन में इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, बमबारी नहीं होनी चाहिए। ऐसा फोन कॉल प्रधानमंत्री मोदी की हिम्मत नहीं हुई डोनाल्ड ट्रंप को करने की। ये लड़ाई का एग्रेसर कौन है? स्टार्ट किसने करा? डोनाल्ड ट्रंप ने करा, बिना किसी कारण के, किसी एक सॉवरेन कंट्री के, संप्रभु देश के आप सुप्रीम लीडर को, सर्वोच्च नेता को मार दोगे और फिर कहोगे वो अटैक ठीक है सर, ठीक है, खुदा ना खास्ता ठीक है, कोई कंट्री करण वर्मा राष्ट्रपति को मार दे। राधिका भी जुड़ गई है, मैं जा रहा हूं। करण वर्मा, इनके हिसाब से कूटनीति ये है कि ईरान के साथ खड़े हो जाइए और अमेरिका से दुश्मनी मोल ले लीजिए, ये इनको ये लगता है। नॉन अलाइंड मूवमेंट ना, ईरान नॉन अलाइंड मूवमेंट है ये, ठीक है। करण वर्मा बहुत देर इशारा कर रहे थे, राधिका भी अभी जुड़ गई है। राकेश जी, मैं कुछ बोल सकता हूं? जी, राकेश जी, एलपीजी की कमी से ज्यादा बुद्धि, विवेक और कॉमन सेंस की कमी हो चुकी है आज विपक्ष के अंदर।
अभी निखिल जी ने कहा ये हमारी कूटनीति की कमी है। मैं जरा बताना चाहता हूं आज एलपीजी की कमी किस वजह से है, जरा ये पता होना चाहिए। सबसे पहले तो 4 मार्च के दिन कतर में हमारा 30% जो एलपीजी है वो कतर से आता है। 30% एलपीजी जहां से आता है वहां पर एक ईरान का ड्रोन हिट करता है। उनकी जो सबसे बड़ी एलपीजी की साइट है रैस लफैन नाम से, वो बर्बाद हो जाती है और वो पूरी तरह सीमित कर देते हैं। कहते हैं अब हम कोई भी एलपीजी यहां से जाने नहीं देंगे। उस कारणवश आज कमी हुई जिस पे सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाया। रिलायंस इंडिया लिमिटेड से कहा, उन्होंने केजी D6 से अपनी गैस को पुनर्निर्वाहित किया दूसरी तरफ जहां जरूरत हो, और सरकार ने कहा भाई कमर्शियल में 20-25% हिट होगी और इस तरह से करना है। इसमें कहां से कूटनीति आ गई? क्या कूटनीति है कि ईरान कतर को हिट करेगा? मतलब बुद्धि बेच दी इन्होंने, गैस छोड़िए ये बुद्धि बेच रहे हैं अपनी। नहीं, ये तो ये भी कह रहे हैं करण वर्मा, ये तो ये भी कह रहे हैं कि ये मैन मेड क्राइसिस है, ये पूरा क्राइसिस प्रधानमंत्री मोदी का खड़ा किया हुआ है। तो खैर छोड़ दीजिए राधिका खेड़ा, निखिल जैन आप आइएगा। राधिका खेड़ा भी चूंकि जुड़ गई हैं। राधिका खेड़ा ये कह रहे हैं कि कूटनीतिक विफलता है, ईरान से हमारे रिश्ते खराब हो गए हैं, आपको ट्रंप को फोन करके उनको जो मनाए भला बुरा सब सुना देना चाहिए था, तब कूटनीतिक जीता। नहीं कहा। सभी को नमस्कार। अरे तो अब क्या कहा? बोलचाल की भाषा में मैंने उसका नैरेटिव निकाल दिया, यही कहा निखिल जैन आपने। सर आप अपनी मर्जी का नैरेटिव निकाल। नहीं, आप अपनी मर्जी का नैरेटिव निकाले तो ठीक है कि ईरान से रिश्ते खराब हो गए, इसलिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच बातचीत हो रही है। सिंपल सी आप अपनी कहानियों वाले नैरेटिव लेकर आ जाए। ठीक है, सुनिए राधिका खेड़ा रिप्लाई करेंगी, आधिकारिक उन्हीं का रिप्लाई होगा। भारत कंडेमनेशन दे सकता था, इसका मतलब ये नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके गाली। सर जाकर ईरान के एम्बेसी में भारत की ओर से साइन किया गया है, शोक संदेश पढ़ लीजिए निखिल। आप नहीं जा सकते तो बोलिए आपकी ये यात्रा मैं व्यवस्थित करवा दूं ईरान एम्बेसी तक की। तो रुक जाइए, सुनिए राधिका खेड़ा को। 5वें दिन विदेश सचिव, ठीक है सर, ठीक है, 12वें दिन प्रधानमंत्री ने बातचीत की है। जब जैसे जरूरत होगी राष्ट्र हित में भारत वो स्टैंड लेगा, चाहे आपकी सरकार रही हो तब, चाहे आज की सरकार है तब, चाहे कल कोई और सरकार आएगी तब। तो सर प्लीज निकल जाए। राधिका खेड़ा, हमला करने में 12 मिनट लगते हैं। प्लीज इनको म्यूट कर दीजिए, ये क्योंकि चिल्लाते रहेंगे। नहीं, वो चुप हो जाएंगे, म्यूट किसी को नहीं करना चाहिए। बोलिए। सभी को नमस्कार। शुरुआत ये आखिरी वाली बात से करते हैं, फिर बैकवर्ड्स चलते हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि जी गए नहीं साइन करने की, आप इनको एम्बेसी भेजने की बात कर रहे थे। तो एक मोहतरमा है राकेश जी, फलस्तीन का बैग टांगे टांगे संसद में घूमती है, क्या वो दिखाई दी ईरान एम्बेसी में? एक पेन ही लेकर जाना था साइन करने, नहीं गई। सिर्फ सांसद ही तो है, माना कि वो शहजादे की बहन है, लेकिन है तो एक कांग्रेस की केरल से सांसद ही ना। मुस्लिम वोट अधिकतर उनके वहां पे है, इसीलिए वो फलस्तीन का बैग लेकर चलती थी। लेकिन फलस्तीन का बैग लेकर घूमने वाली, ट्विटर पे काय करने वाली, कहीं पे भी प्रियंका गांधी ईरान के एम्बेसी में अपना शोक प्रकट करती हुई नहीं दिखाई दी। ट्विटर पे कर देगी कि मोदी जी क्यों नहीं कर रहे, संसद में कह देंगे मोदी जी क्यों नहीं कर रहे। भाई साहब, उनके घर से कुछ कदमों दूरी है, ज्यादा 5 मिनट का रास्ता है, पर फिर भी नहीं गई। खैर, अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोली। दूसरी बात, आप एक बात जो आपने कही, जो ये बार बार कह रही है ऑपोजिशन कि ये मैन मेड है, बिल्कुल मैं मानती हूं ये मैन मेड है। जो आज एलपीजी की लाइनें लग रही है, और उसका प्रूफ क्या है? वो कहते हैं ना इंग्लिश में कहावत है, द प्रूफ इज इन द पुडिंग। तो पुडिंग जो है ना राकेश जी, वो है उत्तर प्रदेश के समाजवादी नेता अब्दुल रहमान के घर में हापुड़ में, कर्नाटक में और भी जगहों पे, और कुछ कांग्रेस नेताओं के घर पर भी उत्तर प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में। कहीं पे 55 सिलेंडर, कहीं पे 80 सिलेंडर, कहीं पे 100 सिलेंडर, क्या क्या मिल रहा है। आप मतलब देश से इतनी नफरत कर रहे हैं। मुझे याद है राकेश जी कि राहुल गांधी ने इंदिरा भवन से ये हुंकार लगाई थी जब उनका नया दफ्तर बना था, दैट माय फाइट इज विद द इंडियन स्टेट। ठीक, आपकी तो हर हिंदुस्तान के नागरिक से फाइट हो गई है कि आपके नेता, आपके साथी सब मिलके होर्डिंग कर रहे हैं सिलेंडर्स की। और देखिए 3-4 लोग पकड़े जा चुके हैं, और भी पकड़े जाएंगे, घर में जाके पकड़ के आएंगे। यही इन्होंने कोरोना के टाइम पे किया था, यही इन्होंने हाहाकार के टाइम पे करने की कोशिश करी थी। ठीक है, आप लोगों को देश से इतनी नफरत हो चुकी है कि आम जनता, इसीलिए तो आप लोगों को वोट नहीं मिलती। ठीक है, यहाँ पे बैठ के कुछ भी बोलते हैं। फराज किदवई साहब, मैं आऊंगा निखिल जैन, एक बार सबकी टिप्पणी हो जाए। फराज किदवई साहब, राधिका खेड़ा कह रही है ये जमाखोरी देश से नफरत है। हापुड़ में एक आपके नेता का नाम आ रहा है, कहीं एक जगह का ये कोट कर रही है कांग्रेस के नेता हैं, जिसको लेकर बीजेपी का एक और स्टैंड है कि एलपीजी को लेकर क्राइसिस ये है कि आप लोग लाइज, पैनिक और गोलपोस्ट शिफ्टिंग पर चले गए। हाँ, देखिए राकेश जी, अभी हमारे एक यहां पर भाई है निखिल जी, उन्होंने कूटनीति की बात की कि ये कूटनीति का फेलियर है, और निखिल जी के ऊपर आप लोग, पता आप नहीं लेकिन बाकी पैनलिस्ट सब चढ़ गए कि भाई ये कूटनीति का फेलियर कैसे है।
मैं इसको आगे बढ़ाता हूं कि जितनी भी नीतियां हैं उनको सबको मोदी जी ने कूट के रख दिया है। चाहे वो कूटनीति हो, चाहे वो राजनीति हो या कोई भी नीति हो, उनको कूट कूट करके उसका अचार बना दिया है। अभी ये हुआ कि साहब ये मैन मेड जो ये हुआ है, ये मैन मेड है। बिल्कुल गलत बात है जिसने बोला है। मैन मेड कहां से है ये तो मोदी मेड है। अब आप पूछिएगा भैया मैं तो विपक्ष में हूं, मेरा काम है मोदी जी को घेरना। नहीं, मोदी जी के दो स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूं। एक ये है जो अभी इंडियन एक्सप्रेस में छपा है परसों। इसमें मोदी जी बोलते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस अ रिमाइंडर फॉर सेल्फ रिलायंस एनर्जी ग्रोथ पीएम। ये इसकी बड़ी बड़ी हेडिंग है। इससे पहले मोदी जी ने अंग्रेजी में, हम अंग्रेजी का क्योंकि अखबार ज्यादा रिफर करते हैं लेकिन उसका मैं हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। मोदी जी ने कहा था कि जो हमारी क्या नाम है, जो एनर्जी सेक्टर है उसमें हमको बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। आप चेक करिएगा। अब मैं आपके सामने दो आंकड़े रखता हूं राकेश जी, कि भारत की निर्भरता, जो कच्चा तेल जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो 2014 में थी वो 77.6% थी। कितनी थी? 77.6%। हाँ, चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट बता रहा हूं मैं। इंडियन एक्सप्रेस 23 अक्टूबर 2025 की खबर है, पेज नंबर मुझे याद नहीं। जो 2025 में बढ़कर के 88.2% हो गई है। तो इतनी ज्यादा आत्मनिर्भरता हो गई है राकेश जी। और 2022 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट लिया था वो 67% का लिया। यानी कि आदरणीय मोदी जी ने कच्चे तेल पर जो निर्भरता है वो 14.2% से बढ़ा दी। लेकिन नहीं, ये सारी प्रॉब्लम विपक्ष की वजह से। ऑक्सीजन सिलेंडर कम पड़े विपक्ष की वजह से, कोरोना आया विपक्ष की वजह से, हापुड़ वाले पर क्यों नहीं बोल रहे? हो रही है विपक्ष की वजह से। आपके एक नेता का नाम आ गया, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? आपने 2-3 मिनट तो बोल लिया, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, जिस भी नेता का नाम आया हो उसके ऊपर कार्रवाई करिए। अगर उन्होंने किया तो गलत किया, हम उसको कंडेम करते हैं, उसको कार्रवाई करिए। लेकिन विपक्ष के पीछे बुरके में छुपना अच्छी बात नहीं होती है। अब देखिए, आप बुरका लेकर आ रहे हैं। अगर अभी करण वर्मा बोल देते, राधिका खेड़ा बोल देती तो आप कहते बिना बुरका के आप लोगों की बातचीत नहीं चलती है। आप बुरका लेकर इसमें आ गए। एक आपकी पार्टी के सांसद का मैंने बाइट सुनी है। इकरा हसन ने शायद ये कहा है कि फॉरेन पॉलिसी में भी हिंदू मुसलमान हो रहा है। कैसे हो रहा है, जरा समझाइए मुझे। देखिए, मैं आपको बताता हूं, आज की तारीख में जो एक अंकल लैंड है, उसके अंकल सैम है, एक फादर लैंड है। तो ये अंकल लैंड और फादर लैंड के चक्कर में अपनी लैंड के लोगों का तेल निकल गया है। नहीं, हिंदू मुसलमान कैसे हो गया फॉरेन पॉलिसी में? सर, मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रोल आर्मी, अब राधिका हमारी छोटी बहन है, बस 30 सेकंड दीजिए। सुनिए। देखिए, राधिका हमारी छोटी बहन है, बहुत प्यारी है, ये बहुत अच्छी है ये। लेकिन इनका देश प्रेम जागा जब ये कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गई। अब बड़ी बड़ी बातें यहां पर हो रही हैं साहब। ठीक, भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रोल आर्मी है वो क्या कर रही है? अगर आप इतने बड़े पत्रकार हैं, अगर आपसे ये छुपा हुआ है तो मैं क्या बताऊं राकेश सर? मैं किसकी ट्रोल आर्मी देखूं? भाजपा की देखूं, आपकी देखूं, कांग्रेस की देखूं? कुछ इंडिपेंडेंट ट्रोल आर्मी है जो किसी को भी ट्रोल करते हैं। एक बात ट्रोल आर्मी को देखना पत्रकार का काम नहीं है। वो आप लोग देखते रहिए अपने अपने नैरेटिव के हिसाब से। हमारा काम खबरों को देखना है, लोगों की आवाज को बुलंद करना है। वो काम हम कर रहे हैं सर। ट्रोल आर्मी हर पार्टियों को मुबारक हो। आपको मुबारक हो सर। राकेश भाई, एक बात और कह दूं, छोटी सी बात। अब रिप्लाई सुन लीजिए। राधिका जी का नाम लेकर आपने बहुत बोल लिया फराज साहब। अरे वो मेरी छोटी बहन है भाई। मैंने कुछ बोला तो नहीं। हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रख रहा। मैं ऐसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखती जिनके डीएनए में टूटियां चुराना हो। लेकिन राकेश जी, यहाँ पे लगातार टोटियां हमारे समाजवादी मैं आपके बीच में नहीं बोली ना। नहीं, किसी को पर्सनल नहीं होना। मैं बीच में नहीं बोली, ये पर्सनल हो रहा है। नहीं, मैं बीच में बोल रहा हूँ। किसी को, फराज साहब, आपको राधिका जी, किसी को पर्सनल होने की बातचीत नहीं है। ये कोई ऐसी टिप्पणी मत करिए जिससे किसी अनावश्यक विवाद खड़ा हो। जनता पार्टी में एस्टैब्लिश करने के लिए किसी की कितना टोटियों का शौक है? आपको टोटियों का शौक है, मैं भिजवा दूं। हमारे समाजवादी साथी पूरे इंडिया में है। जिस ब्रांड की टोटी कहिएगा मैं भिजवा दूंगा आपको। कौन सा ब्रांड की टोटी चाहिए आपको? जैगुआर की चाहिए, जैगुआर की चाहिए, कौन सी टोटी चाहिए आपको? अरे कौन सी टोटी चाहिए? जैगुआर की चाहिए?
भिजवा दूं? जागवार आप लगाते हो, हम कॉलर इस्तेमाल करते हैं, आपके बस के ऊपर की बात है। साथी हर जगह है। एक मिनट मैं बीच में आता हूं, प्लीज मैं बीच में आता हूं। फराज साहब, राधिका जी, एक मिनट, आप दोनों लोग शांत रहेंगे। एक मिनट सर, एक मिनट। मैं आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप दोनों लोग अपनी अपनी पार्टियों, एक बार सबकी आवाज डाउन है, पीछे सबकी आवाज डाउन है। राधिका जी 30 सेकंड, सबकी आवाज डाउन है, 30 सेकंड। मैं आप दोनों लोगों से कहता हूं, आप दोनों लोग अपनी पार्टियों के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। फराज साहब, ना आपको ना राधिका जी, आपको किसी को पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, ना तो कोई ऐसी टिप्पणी करिए जिसका इस डिबेट से कोई मतलब नहीं हो और अनावश्यक विवाद खड़ा हो। फराज साहब कुछ बोले, फिर राधिका जी आप बोले, नहीं अच्छा लगता है। मुद्दे पर टिके रहिए, देश की जनता लाइन में खड़ी है। हम इधर कोई टोटी देखे, कोई कब कांग्रेस पार्टी छोड़कर, फराज साहब आपकी भी पार्टियों में कई सारे लोग छोड़ छाड़ कर आए होंगे, ये देखने के लिए है क्या? खैर, ये मुद्दा खत्म करिए, आगे बढ़िए। राधिका जी आप बोलिए। राकेश जी, अच्छा हुआ आपने सबको म्यूट कर दिया जब मेरे को मौका मिला। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं, तुरंत तुमको म्यूट करना चाहिए था। खैर, हाँ, बोलिए, आप बोलिए, सिर्फ आपकी आवाज है। अकेली महिला हूं मैं यहाँ पे, लेकिन आदत है, हम महिलाओं को हमेशा ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। कभी महिलाओं को बुर्के के ऊपर बैठे हुए ये मुसलमान, अब सबकी आवाज डाउन है, सिर्फ राधिका खेड़ा जी की आवाज ऑन एयर है। अब सबकी आवाज डाउन है, सिर्फ राधिका जी की। हक है, अगर कोई औरत बुर्का पहनना चाहती है उसका हक है, लेकिन ये आदमी बैठ के यहाँ पे व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, मुझ पे करेंगे, तो इतना गर्दा रखिए फरहाद किदवाई कि जब एक महिला पे टिप्पणी करो तो गोली की जगह जब गोला है ना, उसको सहने की आदत करो। और तुम क्या टूटियां भिजवाओगे? टूटी चोरी चुरा करते करते तो सिलेंडर चोरी पे आ गए। 2000 रुपए का आपका आदमी हापुड़ में बैठ के देश को बेच दिया, तुम्हारे सिलेंडर बेच रहा है। देश को बेच ये दिया। औकात है समाजवादी पार्टी की, वो देश के साथ। अब आप फिर इनको खोल देंगे, आपको इनको अनम्यूट कर देंगे। ये असलियत है। और मैं अपनी बात जब मैं हमला भी करती हूँ या कोई टिप्पणी भी करती हूँ तो यहीं पे बैठ के करती हूँ। टूटी से चुराते चुराते अभी एलपीजी सिलेंडर चुराने लग गए। पहले तो देश की जनता की कमाई से लगे हुए टूटियां चुराई और अब जनता के हक का सिलेंडर मारा। ये है साजिश जो हो रही है। और इस साजिश आप लोग करती हैं, साजिश आप लोग करती हैं, आपकी पार्टी करती है। देश को चुराया आपने, देश को। इनको थोड़ी फर्क पड़ रहा है। इनके टूटियों में से तो सोने की टूटियां हैं घर में और पानी भी भैया सोने का निकलता है। आम जनता को तकलीफ हो रही है ना, क्योंकि राहुल गांधी और सबके सब उनके साथी तो बैठ के वहां पे चाय की चुस्कियां पकौड़े खाएंगे। उनके पास इतना समय नहीं है। जब सरकार सदन में बोल रही है तो वो बातें सुने। आपको हंगामा करना है, करिए, अपने घर में करिए ना, पर ये जवाब तो देना पड़ेगा कि आप लोगों ने उस समाजवादी पार्टी के नेता पे क्या कार्रवाई करी जो 2000 रुपए का सिलेंडर बेच रहा है। कूटनीति की बात कर रहे थे। कूटनीति ये होती है कि अमेरिका के सामने आगे झुककर ईरान से 10% 15% कम तेल लेना बंद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने, जिसको आप बाहर से समर्थन दे रहे थे, उसने किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी ने हाथ जोड़ के ईरान के सामने हाथ जोड़े जब 1 महीने के लिए हमारे MBS देश शांति को पकड़ा गया और हमारे 25 क्रू मेंबर्स को टॉर्चर किया गया, पीटा गया और तब भी नहीं छोड़ा गया। वो होती है कुटवाने की अपने आप को नीति। लेकिन हमारी सरकार में ये नीति है कि आज एक के बाद एक टैंकर मुंबई आ रहे हैं, कांडला पोर्ट आ रहे हैं, ताकि हमारे देश को कोई कमी ना हो। ठीक, राधिका जी, राधिका जी, कमी नहीं है, पर्याप्त भंडार है। फिर भी मैं इस तर्क को नहीं मान पा रहा हूं कि लोग क्या शौक से लाइन में आकर खड़े हो गए। 398 सिलेंडर तमिलनाडु में पकड़े गए, 80 सिलेंडर कर्नाटक में पकड़े गए और ये वो स्टेट है। ठीक बात है, मैं सहमत हूं आपकी इस बात से। कई जगहों से जानकारियां आ रही हैं हम तक भी, पकड़े गए, लेकिन फिर भी लोग लाइन में खड़े हैं। कहीं सिलेंडर लेकर लोग भाग लिए, एक महिला रोती हुई दिखाई दी। ये कौन देखेगा देश में? ये इसीलिए तो अरेस्ट किए जा रहे हैं, इसीलिए तो समाज। फराज साहब, क्योंकि मामला व्यक्तिगत हो गया, आप 30 सेकंड बोलिए, फिर स्वयं जी आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा सा देर हो गई है। फराज साहब बोलिए। अच्छा राकेश जी, आपसे हाथ जोड़ के एक विनती है मेरी। मैंने जब शुरुआत की तो इनको अपनी छोटी बहन बोला और इनको जितनी बदतमीजी करनी थी इन्होंने कर ली। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जब ये महिला हुआ करे मुझे डिबेट में न बुलाए। अरे नहीं अच्छा लगता है फराज साहब, आपको भी व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए था। नहीं, आपको भी व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए था कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। ये देखने के लिए थोड़ा नहीं डिबेट है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये नहीं देखने के लिए डिबेट है। आपने छोटी बहन कहा, लेकिन उसके बाद कह रहे हैं कि पहले वो कांग्रेस में हुआ करती थी, देश में, तब जगह बीजेपी में आई। नहीं होना चाहिए था पर्सनल, नहीं डिबेट उधर की हो जाती। बोला है ना मैंने तो ये फैक्चुअली करेक्ट बोला है। तो बहुत सारे मैंने तो ये फैक्चुअली करेक्ट बोला है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, डिबेट छोड़िए सर, रिक्वेस्ट है, हाँ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब ये महिला हुआ करे मुझे मत बुलाएं। अरे फराज साहब, मेरी रिक्वेस्ट है, आप बात पर रहिए सर। ऐसे थोड़े नहीं है, लोकतंत्र में सब चलता है। हम थोड़े नहीं है कि आप नहीं है, बदतमीजी भी चलती है। नहीं चलेगी। मैंने दोनों लोगों को रोका, कोई किसी के खिलाफ कोई गलत शब्द नहीं। फराज साहब आप बोलिए सर, आप वरिष्ठ हैं, आप ठीक है। अभी सिर्फ फराज, राधिका जी प्लीज मैडम प्लीज,
अभी स्वयं प्रकाश पुरोहित नाराज हो रहे होंगे, 30 सेकंड इनकी रिप्लाई आ जाए। व्यक्तिगत कोई ना हो, मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे हाथ जोड़कर विनती है, कोई व्यक्तिगत ना हो। बोलिए फराज साहब। अच्छा, देखिए ये अभी बात कर रही थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया था, तो ये क्या कर रही थी कांग्रेस पार्टी में? इनको तभी छोड़ देना चाहिए था। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो भी उनकी वो कूटनीति इतनी खराब है। अरे ये तो मैं फैक्चुअली बोल रहा हूँ ना, क्या नहीं छोड़ेंगे? क्या कर लेंगे भैया? क्या कर लेंगे आप? शो पे दिखाई दे रहा है अगले 2 मिनट क्या कर लेंगे आप? मैं तो फैक्ट बोल रहा हूँ ना। आपको छोड़ना चाहिए था पार्टी। क्यों नहीं छोड़ी आपने पार्टी? क्यों नहीं? हम टोटी हम भिजवा देंगे वो टोटी। हमारे समाजवादी साथी बहुत हैं, बहुत समाजवादी साथी हैं, भिजवा देंगे आपको। जैगुआर की कहिएगा, जैगुआर की भिजवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अरे ये सब नाटक कहीं और करिएगा। अब राकेश जी आ जाए, राकेश जी मुद्दे पे आ जाए। बोलिए। हाँ, अब एक बात सुनिए। अभी बात ये हो रही थी कि कहीं कोई कमी नहीं है गैस की। अरे भैया इसको भैया ठीक हो गया। बारी बारी से आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, कंट्रोल रखिए। 30 सेकंड। बोलिए फराज साहब। राधिका जी। वो जमाना चल गया मुलायम सिंह यादव जी का, लड़के हैं गलती हो जाती है। अब गलती यहीं पे हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ेगी फराज के दवाई। बोलिए फराज साहब, बोलिए। भैया मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं कि मुझे ना बुलाया करिए इनके साथ। अरे बोलिए फराज साहब, आप मेरे से बात करिए, आप छोड़िए ना, आप मेरे से बात करिए, बोलिए। देखिए अभी ये हो रही थी ना बात कि गैस की कहीं कमी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो बोलूंगा कि आप जाकर के चेक करिएगा। कल अखबारों में था कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो अस्पताल है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, वहां पर मरीजों को 4 रोटियों की जगह 2 रोटियां दी जा रही थी गैस की कमी के कारण। कहिए तो एक दूसरे चैनल की वो क्या नाम है, ट्विटर पे आया हुआ है, मैं आपको वो दिखा दूं। तो जब इस देश के अस्पतालों में मरीजों को 4 रोटियों की जगह 2 रोटियां दी जा रही हैं गैस की कमी की वजह से, तो विपक्ष बोलेगा कि अगर गैस की कमी हो रही है तो साहब नहीं सर, बोलिए फराज साहब, इसमें जो आप कह रहे हैं इसमें सत्ता पक्ष की ओर से ये आ रहा है कि ये दिक्कत कमी की वजह से नहीं, कालाबाजारी से आ रही है। अलग अलग जगहों पर वो कह रहे हैं कहीं आपके लोग हैं, कहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग हैं। चलिए इस पर आ जाऊंगा सर, एक बार स्वयं प्रकाश पुरोहित के पास जाऊं वरना वो भी नाराज हो जाएंगे। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये आरोप प्रत्यारोप निजी होना, लेकिन इन सब के बीच आप लोगों का अलग स्टैंड है। हम महाभियोग खेलेंगे। महाभियोग क्यों खेला जा रहा है, आपको इसके पीछे भी जाना है कि क्यों ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक अभियोग लाया गया है। देखिए ये बोलते कुछ है करते कुछ है। इन्होंने कहा था, देखिए किस तरह से स्मार्टली इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया, सबसे पहले चुनने की प्रणाली से। आज आप देखिए पश्चिम बंगाल में जिस तरह से सौतेला व्यवहार किया गया, पहली बार में 58 लाख लोगों के जब नाम कटे, 63 लाख हुए बाद में बढ़कर वो, और उसके बाद में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर 1.5 करोड़ लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया गया। और उसके बाद में आज भी 60 लाख लोगों को जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट को जब इनको दंड देना पड़ा, बोलना पड़ा कि नहीं जुडिशियल इंटरवेरेंस, आप झारखंड, पश्चिम बंगाल और बगल में उड़ीसा के राज्यों से जजेस आकर के स्क्रूटी कर रहे हैं और उनको वैलिड कर रहे हैं। आप देखिए पासपोर्ट सबसे वैध डॉक्यूमेंट है, उसके बाद भी आप मुझे बताइए, आज 75 साल हम अमृतकाल में रह रहे हैं, 25 से ज्यादा इलेक्शन कमिश्नर को हमने देखा है। सबसे पहला इलेक्शन कमिश्नर पश्चिम बंगाल से सुकुमार सेन जी थे। उस समय कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, उसके बाद भी उन्होंने करवाया। टीएन शेषन जी थे जिन्होंने हमें वोटर कार्ड दिया। उसके बाद भी अगर आज आपको अगर जो पद है उसकी गरिमा का अगर आप अपमान करेंगे, आप एक राजनीतिक पार्टी के एजेंट की तरह काम करेंगे। 172 से ज्यादा लोग मर गए हैं, आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं हाथ हिलाते जैसे बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आ रही है। अरे भाई आप जनता के लिए है, जनता का वोट काटने का अधिकार आपका नहीं है, जनता के वोटों की रक्षा करने का अधिकार है आपका। उसकी रक्षा की बात न करके आज हमारी नेत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री 7 दिनों तक धरना दिया और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी आर ओपन टिल 24/7। तब ये महाभियोग लाया गया है। अब मुझे एक बात बता दीजिए, राधिका खेड़ा रिप्लाई करेंगे, मेरा एक क्रॉस से निकल जाए, आ रहा हूं, थोड़ा समय दीजिए। अब मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर। आपको मुख्य चुनाव आयुक्त में 1000 कमियां लग गई, आपको यह लग गया कि वो बीजेपी के इशारे पर वोट काट रहे हैं। सर घुसपैठियों के वोट की रक्षा का अधिकार इस देश में कोई नहीं करेगा। लेकिन खैर छोड़िए, मैं आगे बढ़ता हूं। राजीव कुमार को आप लोगों ने राज्यसभा का टिकट दिया। सुन लीजिए सर सवाल, सुन लीजिए सवाल, सुनिए ना। हाँ सुन लीजिए सवाल, सुन लीजिए। राजीव कुमार जी को आप लोगों ने राज्यसभा का टिकट दिया है, डीजीपी रहे हैं, अलग अलग विवादों में उनका नाम, तो क्या यह सेटिंग पहले से थी? यह सवाल मैं पूछूं आपके इस तर्क के आधार पर? नहीं, आप मुझे बताइए ना,
राम मंदिर का फैसला देने वाले गोगोई सर को भी तो आपने अरे मैं तो पूछ रहा हूं, आपने कहा उनकी सेटिंग है तो मैंने भी पूछ लिया, तो बोल दीजिए हाँ सेटिंग है। काम करना चाहता है ममता बनर्जी आपने कहा कि ममता सेटिंग है बीजेपी की मुख्य चुनाव आयुक्त की, उनके हिसाब से काम कर रहे हैं, तो मैंने पूछा कि ये राजीव कुमार जी से भी सेटिंग थी क्या, मैंने सिर्फ पूछ लिया। नहीं, राजीव कुमार जी की सेटिंग से इसमें क्या लेना देना है? अगर वो काम करना चाहते हैं, बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं, बंगाल की अस्मिता के साथ जिस तरह से आज पूरे देश में बंगालियों को बांग्लादेशी बोलकर मारा जाता है। अरे मैंने पूछा, आपने कहा कि वो बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, तो मैंने ये पूछा कि राजीव कुमार के भी कार्यकाल में बहुत सारे विवाद हुए, बहुत सारे विवाद हुए, तो क्या ये सेटिंग पहले से थी? मैं वही तो पूछ रहा हूं, क्या वो तब आपके एजेंडे पर काम कर रहे थे? हम नहीं मानेंगे, आप ठप्पा लगाते रहिए, मगर आप सच्चाई अरे मैं ठप्पा थोड़ी नहीं लगा रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। क्या है राधिका खेड़ा बोलिए। इंडिया को पकड़ा आपने, मैं इससे पूछना चाहती हूँ, दो सवाल है। बताइए बांग्लादेश। स्वयं जी सुन लीजिए सवाल राधिका खेड़ा का, फिर जवाब दे लीजिएगा, फिर निखिल जैन के पास जाऊंगा। एक तो मेरी इनसे देश के लोग लाइन में खड़े हैं। अच्छा ठीक है, अंबानी जी, ठीक है, हम इसी पे बात करते हैं ना, मुख्य आयोग, चुनाव आयोग पर। मैं राधिका खेड़ा 30 बात करना चाहती हूँ। स्वयं जी सुन लीजिए सर, सुनिए राधिका खेड़ा 30 सेकंड। एक तो इनको मैं एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस देना चाहती हूँ कि अपना जो अब की बार ये जो लेकर आ रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, और उनको हटाने के लिए हर चीज जो लेकर आ रहे हैं, उसकी ड्राफ्टिंग किसी कांग्रेस के नेता से ना कराएं, वरना जयराम रमेश से करवा लेंगे क्योंकि अलायंस में है। तो जैसे उन्होंने धनखड़ साहब का नाम गलत लिख दिया था, या जिसने अब की बार स्पीकर साहब के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए ड्राफ्टिंग करी थी 2025 5 बार लिख दिया था, ये गलती मत करा के टाइम वेस्ट करेगा। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, ममता बनर्जी जी को कौन से साल में कांग्रेस से निकाला था? जस्ट फटाफट आपको याद है क्या कौन से साल से निकाला था? याद है सर आपको कौन से साल में निकाला था ममता बनर्जी जी को कांग्रेस से? आवाज नहीं आ रही, सवालों का जवाब शायद इनको नहीं याद हो तो ठीक है। 1997 सुनिए मैं जानती हूँ, ठीक है 10 सेकंड फिर आप बोल लेना, 10 सेकंड भाई, 10 सेकंड जवाब तो सुनिए ना। 10 सेकंड सुन लीजिए स्वयं जी, 10 सेकंड सुन लीजिए, 10 सेकंड सुन लीजिए। और ये अब 1997 अरे सुन तो लो, मैं तो आपको अच्छी एडवाइस ही दे रही हूँ, गलत नहीं कह रही। एक तो अच्छी एडवाइस, जल्दी अपनी बात पूरी करिए, कमेंट और लेना है राधिका जल्दी। 1997 से पहले के सुंदरम नायक थे, नागेंद्र सिंह थे, दोनों को पद्म विभूषण देने का काम किया, दोनों चुनाव मुख्य आयोग थे। अरविंद त्रिवेदी गवर्नर बनाए गए, बीएस रामदेव गवर्नर बनाए गए, टीएन शेषन कांग्रेस से चुनाव लड़े, एमएस गिल कांग्रेस सरकार में मंत्री बने। ये सब तब कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे और मुख्य चुनाव आयोग जब ममता बनर्जी खुद कांग्रेस का हिस्सा थी। ठीक है करण, एक आखिरी कमेंट आपका, और ये कि अपने गोल पोस्ट पर कोई बातचीत नहीं करना चाहता है, ना टीएमसी, ना कांग्रेस, और ना सपा, और ना बीजेपी भी, एक लिहाज से कि लाइन में लोग क्यों खड़े। ये सब विक्टिम कार्ड अगर खेलना है ना टीएमसी को, एक सेकंड मैं बोल सकता हूं? बोलिए राकेश जी बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ तौर पे कहा कि आपके जो ग्रीवेंसेस हैं उसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन करने का आदेश दिया। ममता बनर्जी को बार बार सुना गया, बार बार हर चीज पे महाभियोग जो ले आते हैं, भाई जनता ने इनके खिलाफ महाभियोग दे दिया है। आज विपक्ष इतने चुनाव जो बार बार हार रहा है, उनको जरा समझने की जरूरत है। कभी स्पीकर के खिलाफ, अरे भाई जनता के मूलतः जो जरूरतें हैं उनको इस समय पूरा करना चाहिए। पैनिक करने के बजाय, किसी ने नहीं कहा कि एलएनजी की कोई कमी नहीं है, कमी तो होगी। जब कतर में जो सबसे बड़ी जहां से हमारी सोर्स थी वो हिट हो गई तो बिल्कुल कमी होगी, पर ऐसे में क्या हमें पैनिक की सिचुएशन करना चाहिए या हमें ग्रेसफुली साथ आकर के करना चाहिए? ठीक है, ये मुख्य सवाल। ठीक है, थोड़ा समय की कमी है निखिल भाई, माफी के साथ नहीं आ पाऊंगा दोबारा, समय थोड़ा सा कम है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।